दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत सारे शानदार फैसले किए जिसका फ़ायदा आईआरएफसी को हो सकता है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि आईआरएफसी का ओएफएस फिर आ सकता है। ऑलरेडी 2 बार कंपनी के लिए ओएफएस लाया गवर्नमेंट ने, अपनी स्टेक कम की, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्टेक सरकार के पास है, इसको कम करना है। ऐसे में खबरें हैं कि फिर से ओएफएस आ सकता है। तो क्या प्राइस से आने की संभावना है और कब तक आ सकता है, आने वाले समय क्या उम्मीद है आईआरएफसी से, उसको जानेंगे। दूसरे अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीएनएल पिछले साल 2 साल में बहुत कमज़ोर साबित हुआ है, लेकिन वही आरबीएनएल देख सकते हो कि कोविड काल के बाद रॉकेट की गति से दौड़ा था। क्या आने वाले इसमें फिर बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे। गोवा से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो प्रोजेक्ट एमओयू साइन हुआ है गोवा गार्वेजल सरकार का, उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। तो क्या है पूरी खबर, उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी रवि और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरबीएनएल के कारोबार से पहले आईआरएफसी की बात करें तो 90.93 पर क्लोजिंग थी। 0.27% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ये शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 91.60 पर, 91.89 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, दबाव बना और 90.45 पर आ गया। तो 87 का 52 वीक का लो बना हुआ और हाई 142 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ओएफएस प्राइस के आसपास है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई 108 का है, 1 ईयर का हाई इसका 143 का है, यानी स्टॉक लगातार कमज़ोर साबित हुआ। 3 ईयर का हाई 229 का, ये इसका लाइफ हाई है जो आईपीओ आने के बाद 229 तक दौड़ा था। अब 3 मंथ का लो 88.60 का है जो अभी पिछले जो बना। 1 ईयर का लो इसका 87 का है, जबकि 3 ईयर का लो 32.35 का। और अगर हम बोले इसका लाइफ लो तो वो है 19.30 का। 25 रुपये के आईपीओ आने के बाद भी ये 19 तक चला गया था, पर वही 19 का स्टॉक 229 तक भी चला गया था। तो सरकार ने ओएफएस के माध्यम से देख सकते हो कि 22.87 करोड़ के शेयर बेचे। तो ये भारत के राष्ट्रपति जी की तरफ से ऑफर फॉर सेल रखा गया था। इसमें देख सकते हो कि 1.75% की हिस्सेदारी बढ़ के 82.90% पर आ गई है, जिसमें पब्लिक फ्लोट बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति ने 24 और 25 जून को देखो कि ऑफर फॉर सेल पूरा किया। इस ट्रांजैक्शन में 22 करोड़ 87,44,407 इक्विटी शेयर जो है वो बेचे गए हैं। और साथ में ही 2500 जो शेयर है कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी ऑफर किए गए थे। अब यहाँ पे इसके मायने क्या है, तो इस बिक्री के कारण प्रमोटर की जो शेयरधारी का वो 84.65% से घटकर 82.90% हो गई है। प्रमोटर की हिस्सेदारी में 1.75% की कमी पब्लिक फ्लोट को बढ़ाती है जो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। बढ़ा हुआ पब्लिक फ्लोट बाजार की लिक्विडिटी को बेहतर बना सकता है और स्टॉक को ज़्यादा निवेशकों के लिए आकर्षक बना सकता है। यानी जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतनी ही ट्रेडिंग ईजी हो जाती है, उतना ही काम करने का तरीका बेहतर होता है। लेकिन अभी भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, इसको 75% पे लाना होगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रूल्स बना हुआ है, यानी फिर से ओएफएस आ सकता है। तो ये देखिए, शेयरधारक में तत्काल बदलाव ये है कि सरकार की सीधी हिस्सेदारी कम हो गई है, जबकि पब्लिक शेयरधारकों का अनुपात बढ़ गया है। लिस्टेड सरकारी संस्थानों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने और मार्केट में स्टॉक को बेहतर बनाने के लिए सामान्य प्रक्रिया है, जिसको आगे भी जारी रखना पड़ सकता है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार फिर से कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। इस बार एलआईसी, आईआरएफसी समेत 12 पीएसयू स्टॉक में हिस्सेदारी और कम हो सकती है। तो ये देखिए, अगर आप सरकारी कंपनी यानी पीएसयू स्टॉक पर निवेश करते हो तो आने वाले कुछ महीनों में पीएसयू स्टॉक पर नजर रखना आपको जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए एक बार फिर से ऑफर फॉर सेल अपना सकती है। ऐसे में कई बड़े सरकारी स्टॉक निवेशकों के रडार पर आ गए। सरकार ने फाइनेंस 2027 के लिए कैपिटल रिसीट्स 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट है। 80,000 करोड़ रुपया सरकार को जुटाना है। ऐसे में जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी अभी ज़्यादा है वहाँ पर ओएफएस की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी ओएफएस को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ओएफएस की खबर के बाद बाजार में कई जो शेयर है उस पर सरकार की जो भविष्य में हिस्सेदारी घटने की संभावना बन सकती है। तो आईआरएफसी ऐसा है जिसमें अभी भी लगभग 83% के आसपास की हिस्सेदारी है, जिसको 75% पे लाना है। तो यहाँ पे फिर से ओएफएस की संभावना बन सकती है। ऐसी
आगे की रणनीति सरकार की दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो आईआरएफसी के मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। तो देखो कि देखो रंजय चौधरी को एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। और दीपा पटनीस जो इनको एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे यानी सीएफओ के तौर पे अपॉइंट किया गया। 30 जून 2026 से इनका भी कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो कुछ नए मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, नई टीम तैयार हो रही है, 2.0 शुरू हो चुका है। अब देखें 2.0 आईआरएफसी के बिजनेस को और 4 चांद लगा सकता है। बहुत सारे नए सेक्टर में कंपनी ने एंट्री शुरू की है, जैसे कि आप देखें अब ये रेलवे सेक्टर के अलावा यहाँ पे पावर सेक्टर में भी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करी है। इसलिए तो फर्टिलाइजर कंपनी का भी रीफाइनेंस किया गया वो लोन को। तो ये सारी बातें हैं कि आने वाला समय आईआरएफसी के लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे ने देख सो कि 1131 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। ये बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के लिए नए जो है प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया सरकार की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है उसको हरी झंडी दी गई, जो 1311 करोड़ के होंगे बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर, जिसमें आप देखें तो लाइन की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, सेफ्टी बढ़ाई जाएगी और नए पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन के मूवमेंट बढ़ाए जाएंगे। तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स रुके हैं, स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ और सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आने वाला जो समय आईआरएफसी के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देखिए मानसी सहरसा जो रेलवे लाइन है उसको डबल करने का प्रोजेक्ट होगा। इसी तरह से बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाए। इसी तरह देखो यहाँ पे 432 करोड़ के प्रोजेक्ट है, वो रेलवे इंटरलॉकिंग सिस्टम को सेव करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम को लगाने के लिए, सिग्नल सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए, इस तरह से नए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है। इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट है कि 200 करोड़ के ओएफसी प्रोजेक्ट भी सरकार ने मंजूर कर लिए साउथ ईस्ट रेलवे के लिए। तो ये टोटल 1696.2 आरकेएम का है, जिसमें आधा डिवीजन में 545.4 आरकेएम, इसके अलावा चंद्रपुर डिवीज़न में देखें तो 392.3 आरकेएम, इसके अलावा कारागपुर डिवीज़न में, खड़गपुर डिवीज़न में देखें तो 339.9 आरकेएम, रांची डिवीज़न में 418.6 आरकेएम, टोटल 1696.2 आरकेएम के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 74 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सिग्नल अपग्रेडिंग के लिए मालदा डिवीज़न में भी मंजूरी दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि रेलवे कवच टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा सेफ्टी के लिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे, इससे हम कह सकते हैं कि आईआरएफसी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात है, 236 पर आप देखिए क्लोजिंग देख लो 0.34% की गिरावट के। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गोवा और आरवीएनएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और उसको लेकर यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो एमपी है, उन्होंने एलिगेशन लगाया गया कि लोगों की भावनाओं को दरकिनार करके ये एमओयू किया गया है। तो गोवा गवर्नमेंट की और जो आरवीएनएल के बीच में एमओयू साइन है उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो साउथ गोवा के अंदर प्रोजेक्ट था उसको लेकर जो एमपी है कैप्टन वीरेतो फर्नांडिस ने कुछ इल्ज़ाम लगाए। तो यहाँ पे जो कि डबल रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसको लेकर उनका कहना है कि जो गोवा की पब्लिक है वो प्रोटेस्ट कर रही है कोल ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे डबल ट्रैक के लिए, फिर भी उनकी जो मंशा को दूर कर सरकार ने उनका निवारण मंशा जो भी प्रॉब्लम उसका निवारण किया भी रहा, इस प्रोजेक्ट को एमओयू साइन किया उसको अर्जेंट दी गई, ये बहुत गलत है। तो यहाँ पे एमपी तरफ से कि जो सेंटिमेंट है जनरल पब्लिक के उसको इग्नोर करके ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और जबकि पब्लिक इसके खिलाफ है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिफेंड किया। उनका कहना है कि आरवीएनएल के साथ में जो हमने एमओयू साइन किया है यह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक ज़रूरत है, स्टेट को मजबूती देने के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है इसको, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाएंगे। तो देख सकते हो कि सरकार ठीक है यहाँ पे बिल्कुल इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है और आने वाले समय देख लो कि आरवीएनएल को ये प्रोजेक्ट भी मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।